आइए सुनते हैं मालती जोशी की कहानी तुम मेरी राखो लाज। प्रतीक्षा कुछ ज्यादा ही लंबी हो चली थी। बरामदे में बैठे सब लोग ऊँघने से लगे थे। तभी कॉरिडोर से आती भारी बच्चाप सुनाई दी और सब के सब एकदम सतर्क हो गए। ये अस्पताल के चिरपरिचित सिस्टर लोगों की सौम्य किंतु सधी हुई बच्चाप नहीं थी, बल्कि पुलिस के जूतों की भारी भरकम आवाज थी। पुलिस का वो सिपाही हमारे सामने से गुजरता हुआ बाहर निकल गया। कुछ ही पल बाद वो लौटा तो अकेला नहीं था, इंस्पेक्टर शुक्ला भी उसके साथ थे। होश में आ गई है शायद, एक सम्मिलित स्वर उभरा। संभवतः मैं उठ खड़ी हुई, पर मुझे इशारे से वहीं रोक दिया गया। मन मारकर मैं बैठ गई। अब सबकी चौकन्नी नजर मुझ पर थी। उसकी माँ, उसका भाई, उसकी बहन, सब मुझे घूर रहे थे। उनकी नजरों में एक अभियोग साफ साफ झलक रहा था। उन घूरती हुई आंखों से बचने के लिए मैं बाहर लॉन में आकर बैठ गई। उस छोटे से लॉन में कई लोग बैठे हुए थे, सब अपनी अपनी मुसीबत के मारे, सब अपनी अपनी चिंताओं में डूबे हुए। मेरी ओर देखने की किसी को फुर्सत नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि यहाँ जो औरत बैठी हुई है वो कल तक एक शहीद की माँ थी। पर आज मैं क्या हूँ, ये तो संध्या का बयान ही तय करेगा। उसके परिजनों की आंखों में अगर अविश्वास, संशय या तिरस्कार है तो वो अस्वाभाविक नहीं है। संध्या को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के लिए अगर वे मुझे उत्तरदायी मान रहे थे तो इसमें आश्चर्य नहीं था। सास बहू का रिश्ता विवादास्पद ही होता है, फिर एक युवा सुंदर विधवा बहू के साथ तो लोग सामान्य रिश्ते की कल्पना भी नहीं कर सकते। खासकर बहू के नाम पर बैंक में एक मोटी रकम जमा हो तो ये संदेश और भी गहरा हो जाता है। ऐसी बहू के प्रत्याहरण का मोह शायद बहुत तेरी सांसों को होता होगा, पर मुझे विश्वास था कि संध्या मुझ पर ये तोहमत नहीं लगाएगी। इतना बड़ा झूठ वो नहीं बोल सकती, लेकिन अगर वो सच बोल गई तो तब उस शर्म को मैं कैसे झेल पाऊंगी। उस सच से तो कोई भी झूठ बेहतर है। मैं तो परमात्मा से प्रति क्षण यही मना रही हूँ कि भले ही वो मुझे कटघरे में खड़ा कर दे, पर सच न बोले। कल सुबह से मैं यहाँ अस्पताल में बैठी हूँ। खबर पाते ही बम्बई से उसकी माँ और भाई तथा दिल्ली से उसकी बहन आ पहुंची हैं। मेरी बेटी सविता भी लखनऊ से चल पड़ी है। अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। बारी बारी से आकर कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, चाय नाश्ते की पेशकश कर रहे हैं। पर सविता के पापा शर्मसार होकर घर में ऐसे दुबक गए हैं कि एक बार झांकने भी नहीं आए। लोग समझ रहे हैं कि जवान बेटे की मृत्यु से वे इतना टूट गए हैं कि अब किसी नई त्रासदी का सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं है। घर में बैठकर वो सबकी सहानुभूति और आदर बटोर रहे हैं, और सारी जद्दोजहद से गुजरती मैं सबकी नफरत झेल रही हूँ। संदेह भरी नजरों से छलनी हो रही हूँ। इस हादसे के बाद मैंने प्राणपण से चाहा था कि संध्या अपने परिवार में वापस लौट जाए। मैंने बार बार ये संकेत दिया था कि हमें उसके रुपए पैसे से कोई मोह नहीं है, वो सब कुछ अपने साथ ले जा सकती है। उसके वहां रहने पर भी इस घर पर, यहाँ की धन संपत्ति पर उसका हक बना रहेगा। अपना बुढ़ापा हम अकेले काट लेंगे, बस हमें इस जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए। इस जिम्मेदारी के चलते तो मैं बेटे के लिए रोना भी भूल गई थी। जब उन लोगों की ओर से कोई पहल नहीं हुई तो मुझे ही निर्णय लेना पड़ा। सविता के साथ मैंने उसे पूरे साजो सम्मान के साथ बम्बई भेज दिया। उसके बैंक खाते के स्थानांतरण की व्यवस्था भी कर दी। लेकिन 15 दिन बाद वो बहरंग चिट्ठी की तरह लौट आई। साथ में उसकी माँ भी थी। समधिन ने हाथ जोड़कर कहा, बहन जी, आपका इतना बड़ा घर है, लड़की कहीं भी पड़ी रहेगी।
आपकी सेवा करके जिंदगी गुजार देगी। ये घर तो उसी का है, वो जब चाहे यहाँ आ जा सकती है। आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, मैं जानती हूँ। घर की बात बाहर उछालनी नहीं चाहिए, पर आप तो अपनी हैं, आपसे क्या छिपाना। इसके पिता की मृत्यु के बाद उस घर में बहू का राज हो गया है। राज क्या है, पूरा रावण राज है। हम माँ बेटी ने कैसे दिन गुजारे हैं मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने इसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं होने दी, जल्दी शादी कर दी। सोचा था अपने घर में सुख से रहेगी, पर भाग्य में तो जो होता है वही होगा ना। उसकी शादी के खर्च को लेकर बहू जब तब ताने देती है। अब अगर वो हमेशा के लिए आ गई तो वो हमारा जीना मुश्किल कर देगी। लेकिन वहाँ रहने की ज़रूरत ही क्या है, हम लोग एक अच्छा सा फ्लैट ले लेंगे, आप उसके साथ बनी रहिए, हमें भी फिक्र नहीं रहेगी। लेकिन मैं तो सब दिन बैठी नहीं रहूँगी उसके बाद। बहन, हम भी कोई अमर पट्टा लेकर नहीं आए हैं, जाना तो हमें भी है, और जितनी जल्दी चले जाएं उतना अच्छा, पर जाने से पहले उसका ठिकाना करके जाना है। अच्छा घर वर देखकर उसकी शादी कर देनी है। इतनी बड़ी पहाड़ सी जिंदगी वो अकेले कैसे काटेगी। तो बहन जी, ये काम आप भी कर सकती हैं। भाई साहब आपके साथ हैं, मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है। इसके भाई भाभी लालच में आ गए तो दूसरी शादी भी नहीं होने देंगे। जिंदगी भर इसके पैसों पर कुंडली मार कर बैठ जाएंगे। आपको अपने बेटे पर जरा भी एतबार नहीं है। बेटा अपना है तो क्या हुआ, बहू तो पराए घर से आई है। बेटा भी अब उसी की आंख से देखता है, उसी के कान से सुनता है। अपना दिल दिमाग सब उसने बीवी के पास गिरवी रख छोड़ा है। इसके बाद कुछ कहने का सवाल ही नहीं था। एक कोशिश मैंने और की थी, उसकी डॉक्टर बहन के सामने भी प्रस्ताव रखा था। यूँ तो वो संध्या से 10 साल बड़ी थी, पर बहन बहन ही होती है, कुछ तो लगाव होगा ही। हमारी तुलना में तो वो ज़्यादा अपनी होगी। हम लोगों का साथ ही कितना था, कुल जमा 1.5 साल का। उससे भी आधे दिन वो पति के साथ या फिर पीहर में रही ही थी। लेकिन उसकी बहन ने भी मेरा अनुरोध स्वीकार नहीं किया। बोली, आंटी जी डॉक्टर हूँ मैं, दिन में 15 घंटे बाहर रहती हूँ, कभी कभार रात को भी जाना पड़ जाता है। इनका क्लिनिक घर पर ही है, कोई ऊंच नीच हो गई तो मुसीबत होगी। मतलब वो कोई खतरा लेना नहीं चाहती थी। अब उसे कैसे समझाती कि इसी ऊंच नीच का तो मुझे भी डर है, इसलिए तो मैं तुम सबकी चिरौरी कर रही हूँ। कैसे कहती कि औरत, खासकर अकेली औरत, इनकी कमजोरी है। पर अपने पति के बारे में ये सब कहना अपने आप को गाली देने जैसा है। इसलिए तो सारी उम्र ओट सीकर इस दर्द को पीती रही हूँ। जानती हूँ कि जब पुरुष की नीयत खराब होती है तो जाति, उम्र, रिश्ते, सारी चीजें गौण हो जाती हैं। इसके चलते मैंने कितनी नौकरानियों को भुगता है मैं ही जानती हूँ। रिश्ते की बहनों और नंदों की मैंने मजबूरन चौकीदारी की है। पड़ोसिनों से भी कभी दुआ सलाम के आगे संबंध नहीं बढ़ने दिया। पूरी जिंदगी बहुत चौकस रही हूँ मैं। घर की इज्जत पर आंच नहीं आने दी, पर अब मुझसे ये सब नहीं हो सकेगा। टूटा हुआ मन और थका हुआ शरीर लेकर मैं पराई लड़की की जिम्मेदारी कैसे संभाल पाऊंगी। मेरा मन उसी दिन कांप गया था जब शोक से बेहाल संध्या को इन्होंने अंक में भर लिया था। दुख की उस कातर घड़ी में सोचने समझने की शक्ति लुप्त हो गई थी। फिर भी वो दृश्य मेरे अवचेतन में उतर गया था। अपनी सूजी हुई आंखें लेकर सविता ने उसी क्षण मेरी ओर देखा था। पल भर को हमारी नजरें मिली थीं और उसने तुरंत आगे बढ़कर संध्या को गले लगा लिया था। बेचारी लड़की अपने पापा के चरित्र के इस पहलू को जानती है, इसलिए अतिरिक्त रूप से सजग रहती है। घरेलू पार्टियों में जब पापा ज्यादा बेतकल्लुफ होने लगते थे तो वो तृष्णा से मुंह फेर लेती थी। पापा अगर उसकी सहेलियों की चोटी खींचते
पीठ पर धौल जमाते या गाल में चिकोटी लेते तो उसका चेहरा तमतमाता जाता था। मुझसे अक्सर कहती, मम्मा स्कूल में आप ही आया करो, पापा बिना बात के मैम की साड़ी वाड़ी की तारीफ कर देते हैं, बड़ा ऑकवर्ड लगता है। मैंने कितनी बार कहा है कि हम लोग अंग्रेज नहीं हैं। हमारे यहाँ किसी महिला के कपड़ों की तारीफ करना, हेयर स्टाइल या चूड़ी बिंदी पर कमेंट करना अच्छा नहीं समझा जाता, पर इन्होंने कभी मेरी बात नहीं मानी। उल्टे मुझ पर बिगड़ते, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब है, हर बात का गलत मतलब निकाल लेती हो। तो संध्या का मेरे पास रहना तय हो गया। मुझे लगा जैसे मैंने अपने आंचल में अंगार भर लिए हैं। 15-20 दिन सविता को मैंने रोक लिया। वो साई की तरह संध्या के साथ बनी रही, पर वह भी कितने दिन रहती। उसका भी घर बच्चा थे, बूढ़े सास ससुर थे, उसे तो जाना ही था ना। अपनी मुसीबत हमें भुगतनी थी। अपना दुख पीकर मैं बहू के घाव सहलाने में जुट गई, पर इन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। उसका पूरा भार इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। इनकी सारी दिनचर्या उसी धुरी पर घूमने लगी। सुबह शाम पेपर पढ़ना, न्यूज़ सुनना, सीरियल्स देखना, सब साथ साथ होने लगा। दोपहर में कैरम या लूडो खेला जाता, उसे ब्रिज का गेम सिखाया जाता। उसके लिए लाइब्रेरी लगवाई गई। उसके लिए नई नई कैसेट्स और सीडी घर में आने लगी। फिर एक दिन इन्होंने घोषणा की कि वे संध्या को ड्राइविंग सिखाएंगे। मैंने कहा, देखिए, जो कुछ दिल बहलाव करना है घर में बैठकर कीजिए। बाहर 4 लोग देखेंगे तो 4 तरह की बात करेंगे। लोगों को किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता, वे बस बातें करना जानते हैं। लड़की नाहक बदनाम हो जाएगी। वे एकदम भड़क गए। क्या धक्यानुसी सांसों की तरह बात करती हो? जिंदगी भर क्या उसे घर में कैद करके रखोगी? जिंदगी भर न सही, पर कायदे से 6 महीने तो घर में रहे। फिर अपनी ही बात काट कर मैंने कहा, हम लोग उसे कॉलेज में दाखिला क्यों नहीं दिलवा दें? वो अपनी छूटी हुई पढ़ाई पूरी कर लेगी। कल को अगर नौकरी करनी हो तो हाथ में ढंग की डिग्री तो होगी। नौकरी क्यों करेगी? क्या तुम्हारे घर में उसके लिए खाने को नहीं है? ओफो, नौकरी की बात तो मैंने यूं ही कह दी थी। मैं तो ये कह रही थी कि कॉलेज जाएगी, थोड़ा खुली हवा में सांस लेगी, हम उम्र लोगों के बीच रहेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। हम लाख कोशिश करें, उसकी उम्र के तो हो नहीं सकते। बल्कि मनीष की मृत्यु ने तो मुझे 10 साल और आगे पलट दिया है। लिहाजा यही तय हुआ। संध्या कॉलेज जाने लगी। उसे एमए इंग्लिश में दाखिला मिल गया। शाम को 5-6 तक एक कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली गई। दोनों जगह उसे लाने ले जाने का जिम्मा इन्होंने ले लिया। मैं कहती, उसे एक स्कूटी ले दो ना, इस उम्र में ये बेकार आप कब तक ढोएंगे? वे कहते, मुझे और काम भी क्या है, उतना ही समय कट जाता है। आने जाने में थोड़ी ड्राइविंग भी सिखा देता हूँ। 2 व्हीलर तो मैं उसे आज ले दूँ, पर कॉलेज इतनी दूर है, उसके घर लौटने तक हमारी जान सांसत में बनी रहेगी। आजकल के लड़के भी कम शरारती नहीं होते। मैं जाता हूँ तो थोड़ा रौब रहता है, ज्यादा बदतमीजी नहीं करते। इन्होंने तो अपना वक्त बांध लिया था, पर मेरा समय काटे नहीं कटता था। 3 प्राणियों के परिवार में मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। गृहस्थी से मन उचट गया था, फिर भी उसे ढूंढना पड़ रहा था। भूख प्यास गायब हो गई थी, फिर भी दोनों वक्त रसोई में सिर देना पड़ता था। जिस दिन भी थोड़ा कोर कसर हो रह जाती, वे फौरन कहते, हम लोग तो बूढ़े प्राणी हैं, खिचड़ी खाकर भी जी लेंगे, पर इस लड़की का तो कुछ ख्याल करो, वो तो अपने मुंह से कुछ कहने से रही। 3-4 महीने बाद सविता फिर एक बार चली आई। लाख ससुराल में थी, पर उसका मन तो वहीं अटका हुआ था। जानती थी कि भाई की मृत्यु के बाद मम्मी पापा कितने अकेले पड़ गए हैं। आते ही बोली, मम्मा तुम्हें क्या हो गया है? बीमार हो क्या? इन 4 महीनों में तुम आधी भी नहीं रह गई हो। मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा,
अब इस जन्म में तो मैं मोटाने से रही, तुम्हारा भाई मुझे जिंदगी भर का रोग दे गया है। 2 दिन में ही उसे सारी दिनचर्या समझ में आ गई। बोली, ये क्या बात है मम्मा, दिन भर तुम ही लगी रहती हो, इसमें नई बात क्या है? तुम्हारी शादी के बाद से तो मैं अकेले ही सब कर रही हूँ, पर अब तो घर में संध्या है, उसे तुम्हारा हाथ बटाना चाहिए, पर उसके पास समय कहाँ है? क्यों, सुबह उसका कॉलेज होता है, ठीक है, पर शाम का खाना तो बना ही सकती है ना। सच कहूँ सभी, अब उससे कुछ कहते भी संकोच होता है। लगता है वो इस घर में मेहमान है। कहने की जरूरत ही क्या है, उसे खुद सोचना चाहिए। शायद अब उसको भी इन चीज़ों में रस नहीं रह गया है। पहले जब आती थी मुझे रसोई में घुसने नहीं देती थी, सुबह शाम नई नई चीज़ें बनाकर खिलाती थी। अब उसका भी मन हट गया है, और ठीक भी है ना। ये उसकी गृहस्थी तो नहीं है, ये तो बस समय काट रही है, और सच तो ये है कि हम सब अपना समय काट रहे हैं। और ये पापा क्या कर रहे हैं, एकदम उसके ड्राइवर ही बन गए हैं। शाम का तो चलो ठीक है, पर सुबह तो अपने से जा सकती है, ना हो तो एक स्कूटर ले लो। ये बात तुम उन्हीं से कहना। और सचमुच इस बार वो डरी नहीं, सवाल ही कर डाला। बोली, पापा हमें तो याद नहीं आता कि आपने हमें कभी कॉलेज छोड़ा हो या लेने आए हो। अब तो जैसे आपने ड्यूटी ही लगा ली है। इन्होंने एक बार घूर कर मेरी ओर देखा और फिर कहा, बेटा जब तुम पढ़ती थी तब न मेरे पास समय था न गाड़ी थी, अब तो मेरे पास समय ही समय है। मैं तुम्हारी माँ की तरह 24 घंटे ठाकुर जी के सामने ध्यान लगाकर नहीं बैठ सकता। मुझे भगवान से नफरत हो गई है। सारे व्रत अनुष्ठानों पर से मेरा विश्वास उठ गया है, इसलिए मैं अपनी शांति कहीं और खोजता हूँ। एक बात और सभी, तुम्हारी अपनी एक भरी भूरी दुनिया है और ये लड़की बिल्कुल अकेली है। मैं उसका अकेलापन बांटने की कोशिश करता हूँ और उसका तो एक बहाना है। सच तो ये है कि मैं अपना ही अकेलापन बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरी बात कहते कहते उनका स्वर कातर हो आया था। हम दोनों शर्म से जैसे पानी पानी हो गई। अपने दुख को सहलाते हुए हम ये भूल गई थी कि मरने वाला इनका भी कोई था। वो इनकी भी आंखों का सपना था, बुढ़ापे की लाठी था, कलेजे का टुकड़ा था। हम लोग तो रो गाकर अपना दुख हल्का कर लेती हैं, पर ये तो पुरुष होने की व्यवस्था को ढो रहे हैं। सारा हाहाकार मन में ही दबाए बैठे हैं। उस अश्रुसिक्त बेला में मैंने इनके सारे अपराध क्षमा कर दिए। नवंबर में नेहा की शादी निकल आई। इकलौती नंद की इकलौती बेटी की शादी थी। अपना सारा शौक समेटकर हमें भात की तैयारी में जुट जाना पड़ा। जब पहली बार खरीदारी के लिए निकली तो लगा जैसे युगों बाद घर की 4 दीवारी से बाहर आई हूँ। संध्या और उसके पापा तो इस बहाने से रोज ही बाहर जाते रहते थे, पर मैं साल भर से घर में कैद होकर रह गई थी। मंदिर तक जाने का मन नहीं होता था। शादी से 8 दिन पहले कृष्णा भात मांगने आई थी तो साथ में पीले चावल भी लाई थी। निमंत्रण देते हुए बोली, भाभी आप लोगों को पूरे 4 दिन तक वहीं आकर रहना है। 17 को लेडी संगीत में आओगी तो 20 को बेटी को विदा के बाद ही लौटना। शादी में तो खैर आना ही है कृष्णा, पर संगीत वंगीत में मैं नहीं आ सकूंगी। क्यों, क्या करूं, कहीं जाने का मन ही नहीं होता। तुम विश्वास नहीं करोगी, पिछले साल 1.25 साल में हम लोगों ने एक भी शादी अटेंड नहीं की है। अब ये घर की शादी है, इसलिए तो कह रही हूँ। तुम नहीं जाती हो तो भैया भी नहीं जा पाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? जीना है तो जिंदगी कुछ शर्तें भी तो माननी होंगी। इसलिए आग्रह कर रही हूँ कि तुम आओगी और सारे कार्यक्रम अटेंड करोगी। सच कहूँ कृष्णा, इस लड़की को घर छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं होता, तो उसे भी लेती आओ ना। ऐसे भी तो सब जगह आती जाती रहती है। सुरेश नरेश बताते रहते हैं कि अक्सर मामा के साथ गाड़ी में दिख जाती है। ज़रूर दिख जाती होगी। सुबह कॉलेज जाती है, शाम को कंप्यूटर क्लास जाती है।
लाने ले जाने की ड्यूटी इनकी है। अब क्या करें, इतनी बड़ी जिंदगी उसके सामने है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम लोग तो सब दिन बैठे नहीं रहेंगे। हाँ खैर वो तो ठीक है, कृष्णा ने जैसे उकता कर कहा, पर तुम्हें संगीत में ज़रूर आना है, नहीं तो मैं बात नहीं लूँगी, कह देती हूँ। और बहू को भी ले आना, उसका भी मन बहल जाएगा। तुम ज़रा अपने से कह देती, मैंने दबी जवान से कहा, पर कृष्णा ने ध्यान नहीं दिया। बहुओं को इतनी लिप देने के पक्ष में वो नहीं थी। बोली, तुम लोगों से कह तो दिया, वो क्या तुमसे अलग है? कभी कभी 2 शब्द भी लोगों को कितने भारी पड़ जाते हैं। बड़ी मुश्किल से संध्या को राजी किया जा सका। उसके बाद दूसरी समस्या सामने आई। मम्मी जी, मैं क्या पहनूं? ये बात नहीं कि उसके पास कपड़ों की कमी थी, वो तो रोज़ ही बाहर जा रही थी और अपनी मनपसंद पोशाक और मनपसंद रंग पहन रही थी। मैंने कभी टोका टाकी नहीं की, मेरा तो उस ओर कभी ध्यान ही नहीं गया। पर यह प्रसंग अलग था और इस बात को संध्या भी समझती थी। वहाँ उसे एकदम वैराग्नी बनाकर तो नहीं ले जाती, फिर भी कुछ सतर्कता बरतना ज़रूरी था। वहाँ तमाम जाति बिरादरी की महिलाएं होंगी, कृष्णा के ससुराल वाले भी होंगे। ज़रा सी चूक हुई नहीं कि सबको चर्चा के लिए विषय मिल जाएगा। अपनी सारी अलमारी खंगाल कर मैंने उसके लिए मोतिया रंग की एक साड़ी निकाली। मोती मोंगे वाला एक हल्का सा सेट निकाल कर दिया। उसका सहज सौंदर्य उतने से ही खिल उठा। अपने लिए मैंने उससे भी हल्के रंग की एक चंदेरी निकाल ली। इन्होंने देखा तो बेहद नाराज हुए। तुम दोनों मेरी बहन के यहाँ मंगल गीत गाने जा रही हो या मातम करने? मैंने कहा, प्लीज़ आप हमारे बीच में न पड़िए। 4 लोगों के बीच में ज़रा सोच समझ कर ही जाना होता है। फिर ये कुछ नहीं बोले, पर पूरे समय मुंह फुलाए रहे। हम लोग जब पहुंचे तो कार्यक्रम शुरू हो चुका था। नेहा की सहेलियां किसी फिल्म गीत पर नाच रही थीं। हम लोगों के पहुंचते ही कुछ क्षण को नृत्य रुक गया। सबकी आंखें संध्या की ओर उठ गई। उन आंखों में कौतूहल थी, करुणा थी, ईर्ष्या थी और उपहास भी। कृष्णा ने आगे बढ़कर मुझे अंक में भर लिया और वरिष्ठों की पंक्ति में लाकर बिठा दिया। संध्या असमंजस में थोड़ी देर तक खड़ी रही, फिर चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई। वहाँ इतनी सारी लड़कियां थीं, पर किसी ने ये नहीं कहा कि भाभी मेरे पास आकर बैठो। कृष्णा की दोनों बहुओं ने उससे बात भी नहीं की और नेहा तो मानो दूसरी दुनिया में विचर रही थी। उसकी सगाई के दिन संध्या ने ही उसे तैयार किया था, पर आज उसे हेलो कहने तक की फुर्सत नहीं थी। मुझे एक और प्रसंग याद आया। मनीष की शादी के 2 महीने बाद ही नरेश की शादी हुई थी। उस समय संध्या नई नवेली दुल्हन थी, पर सबके अनुरोध पर वो इतना अच्छा नाची थी कि मेरा कलेजा गज भर का हो गया था। और आज जैसे वो उस बिरादरी से बहिष्कृत हो गई थी। करीब 9 बजे के आसपास इन्होंने मुझे बुलाया। बोले, ये गाना बजाना तो शायद 12 बजे तक चलेगा, मैं निकलता हूँ। सुरेश या नरेश कोई तुम लोगों को छोड़ देगा। आपका खाना? पुरुषों की पंगत हो चुकी है, अब तुम लोग आराम से खाती पीते रहना। तभी देखा संध्या मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई है। धीरे से बोली, मम्मी जी, मैं भी पापा के साथ चली जाऊं? एक क्षण भर में दुविधा सी हुई, पर मैंने देखा उसकी आंखें एकदम डबडबाई सी हैं। लगता था अब बरसी की तब बरसी। जाओ, मैंने कहा और वे दोनों चले गए। वापस आकर बैठी तो कृष्णा की ननद ने पूछा, बहू रानी चली गई? हाँ, मैंने कहा और अनायास मेरा आक्रोश फूट पड़ा। बैठकर करती भी क्या? ना उसे मेहंदी रचानी थी, ना महावर लगवाना था, ना गाना गवाना था, ना ठुमके लगाने थे। जिसके लिए आई थी वो अपने में ही मगन है। उसने भाभी की ओर झांका भी नहीं। सुरेश नरेश की बहुएं उससे ऐसे छिटक रही थी जैसे छू जाएंगी तो कोई अनर्थ हो जाएगा। इतनी लड़कियां हैं यहाँ पर,
किसी ने पास बैठने तक के लिए नहीं कहा। बेचारी बड़ी बोरियों के बीच में बैठी रही। वो तो आने के लिए कतई तैयार नहीं थी। मैं ही जबरदस्ती लिवा लाई और अब पछता रही हूँ। नाहक उसके घाव हरे कर दिए। और ये सब कहते हुए मैं पता नहीं कब सुबकने लगी। घाव संध्या के ही नहीं, मेरे भी हरे हो गए थे। मनीष की मृत्यु का ये नया पहलू अपने भयावह रूप में मेरे सामने आया था और मैं दहल गई थी। उधर कृष्णा की जिठानी भुनभुना रही थी। शादी वाले घर में रोककर अपशगुन कर रही हैं। इन्हें किसने बुला लिया? मैंने बुलाया है, कृष्णा ने कड़क कर कहा। भाभी है मेरी, नहीं आ रही थी, फिर भी मैं जिद करके लाई हूँ। क्या पता था? प्लीज कृष्णा, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे और शर्मिंदा मत करो। इसके बाद महफिल तो एक तरह से उखड़ ही गई थी। फिर भी खाते खिलाते 12 बज गए। उन लोगों ने शादी के लिए एक वैन ले रखी थी, उसी से सबको घर छोड़ दिया। बेल बजाते हुए सोच रही थी कि ये छूटते ही पूछेंगे इतनी जल्दी कैसे आ गई, पर मैं कुछ बताऊंगी नहीं। मुझे ही डांट पड़ेगी कि वहां तमाशा करने की क्या जरूरत थी। पर इन्होंने कुछ नहीं पूछा। दरवाजा खोलकर चुपचाप बिस्तर पर चले गए। रोज 12 तक चलने वाला टीवी भी आज बंद था। कपड़े बदलते हुए देखा, इनके बाएं हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। मेरी पुरानी साड़ी को फाड़कर बेतरतीब सी बांधी हुई थी। ये हाथ में क्या हुआ? कट गया। कैसे? थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, दरवाजे में आ गया था। दरवाजे में कैसे? इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदल कर लेट गए। ठीक तो है, जब हमें कोई तकलीफ होती है किसी की पूछताछ भी अच्छी नहीं लगती। कुछ लगाया था? डेटॉल लगाया था। इनके स्वर में बेजारी थी। बाथरूम जाते हुए देखा, खून के छींटों की एक कतार सी थी। वॉश बेसिन में भी छींटे थे। शायद पानी की धार के नीचे हाथ रखा होगा। फिर कुछ पूछने का मन हुआ, पर इनकी नाराजगी के डर से चुप रही। बाल्टी में साबुन घोलकर मैंने पूरे फर्श पर पोंछा सा लगा दिया। पोंछा लगाते हुए अचानक याद आया, संध्या सो गई? पता नहीं, उसने कुछ खाया भी नहीं। वहां से तो वैसे ही चली आई थी। पता नहीं, तुम ही पूछ लो। मुझे आश्चर्य हुआ। और दिन तो मुझसे ज्यादा इन्हें फिक्र रहती थी। उसकी सुख सुविधा का ध्यान मुझसे ज्यादा ये ही रखते थे। कई बार तो इस बात पर हम लोगों की झड़प भी हो जाती थी। मैंने दोबारा इनसे कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। खुद ही उसके कमरे में चली गई। दरवाजा बंद था। संध्या सो गई क्या? मैंने आवाज लगाई, पर शब्द जैसे मेरे मुंह में ही जम गए। संध्या के दरवाजे के पास भी खून की बूंदें थीं, जो हमारे कमरे तक चली आई थीं। मेरा माथा ठनका, पर मैं कुछ नहीं बोली। चुपचाप एक बाल्टी उठा लाई और पोंछना शुरू कर दिया। उसी समय फोन की घंटी बजी। ये कुछ क्षण मेरी प्रतीक्षा करते रहे, फिर उठा लिया। आवाज थी, कृष्णा का फोन है तुम्हारे लिए, कह दो सुबह बात कर लूंगी। जानती थी इतनी रात गए उसी का फोन होगा। शाम को जो कुछ हुआ उसकी सफाई देनी होगी। उस समय वो बात कितनी बड़ी लग रही थी, पर अब यहाँ जो कुछ हुआ उसके मुकाबले में वो कितनी छोटी और अर्थहीन लग उठी थी। इतनी रात को फोन किया है तो जरूरी कोई बात होगी, बात कर लो ना। कहते हुए ये कॉर्डलेस लेकर बाहर आ गए, पर वहीं ठिठक गए। बाल्टी पर दोनों हाथ रखकर मैं उन्हें अपलक देखती रही। एक क्षण को हमारी आंखें मिली और वे कमरे में चुपचाप लौट गए। अपना काम खत्म करके मैंने गेट पर बाहर के दरवाजे पर ताला डाल सारी बत्तियां बुझाई और पलंग पर आकर बैठ गई। सोने का मन नहीं हो रहा था, बस पलंग की पाटी पर सिर टिकाए बैठी थी। बड़ी देर बाद वो अंधेरा मुखरित हुआ। शब्द मेरे कानों से टकराए, पर अर्थ कहीं खो गए। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मैं तो केवल उसे सांत्वना देने का प्रयास कर रहा था।
वो बहुत अपसेट लग रही थी। इसने दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। उसने पता नहीं क्या सोचा, एकदम गलत अर्थ ही निकाल लिया। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मैंने तो कुछ कहा नहीं, कुछ पूछा नहीं। अभी बाहर तुमने जिस तरह मेरी ओर देखा था, उसके बाद क्या कुछ कहना शेष रह जाता है? क्या तुम्हारी आंखों की भाषा में पढ़ नहीं सकता? शायद इन्हें भी किसी किस्म की दिलासा चाहिए थी, पर मेरा मन ही नहीं हुआ। चुपचाप पीठ फेर कर लेट गई। भीतर एक अंधर सा उठ रहा था। प्रश्नों के बवंडर उठ रहे थे। सांत्वना देने उसके दरवाजे तक जाने की क्या जरूरत थी? ऐसा आपने क्या कर दिया कि उसे आपके मुंह पर दरवाजा बंद करना पड़ा? ऐसी आक्रामक तो वो कभी नहीं थी। और आप कह रहे हैं कि उसने गलत सोच लिया? इस बचकाने विधान को मैं कैसे मान लूं? कोई भी औरत इस मामले में गलती कर ही नहीं सकती। छोटी बच्ची भी इस स्पर्श की भाषा को बखूबी समझती है। फिर चाहे वो स्पर्श नौकर का हो, दोस्त का हो, सहकर्मी का हो, औरत इसे परखने में कभी गलती नहीं करती। ईश्वर ने स्त्री को ये अद्भुत सहज ज्ञान प्रदान किया है। भीड़ की धकापेल में भी वो हर स्पर्श को अलग से परिभाषित कर सकती है। और ये कह रहे हैं कि उसने गलत सोच लिया होगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो। उस रात में मैं मना रही थी कि वो यहीं ठहर जाए, इस रात की सुबह कभी ना हो और मुझे संध्या का सामना ना करना पड़े। पर अपना चाहा सब कहाँ होता है। घड़ी के कांटों के साथ रात धीरे धीरे सरकती रही। रोज की तरह सुबह की किरणों के दरवाजे पर दस्तक दी। उन किरणों के साथ दूध वाला, कचरे वाला, काम वाली, नल सभी ने अपनी आमद दर्ज की। मजबूरन उठना ही पड़ा। संध्या का कमरा बंद था। मैंने राहत की सांस ली और किचन की ओर बढ़ गई। चाय बनाकर इन्हें जगाया। चेहरा काफी उतरा हुआ लग रहा था। ये अपराध बोध था या दर्द? वैसे हाथ भी काफी सूजा सा लग रहा था। रात भर जरूर परेशान रहे होंगे। और कोई वक्त होता तो इतनी हाय तौबा मचाते, ना खुद सोते ना मुझे सोने देते। पर इस बार तो मुझे पता ही नहीं चला। 8 बजे कृष्णा का फोन आया। वो मुझसे बात करने को व्यग्र थी, पर मैंने मौका ही नहीं दिया। कृष्णा, अच्छा हुआ तुमने फोन कर लिया। मैं बस अभी करने ही वाली थी। तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम कितने बजे है? तुम्हारा कार्यक्रम है भाभी। जब तुम आ जाओ तो 9:30 ठीक रहेगा ना? ऐसा करो, सुरेश नरेश किसी को भेज दो। तुम्हारे भैया के हाथ में चोट आ गई है, ये ड्राइव नहीं कर पाएंगे। और तुम तो जानती हो रिक्शा के लिए भी यहाँ कितनी दूर जाना पड़ता है। फिर इनसे कहा, आप तैयार हो जाइए, 9:30 बजे हम लोग चलेंगे। मेरा जाना क्या बहुत ज़रूरी है? इनका स्वर थका हुआ था। कैसी बातें करते हैं, हाजिरी तो लगानी ही पड़ेगी, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। लौटते समय डॉक्टर के यहाँ भी होते हुए आएंगे। संध्या का कमरा अब भी बंद था। फिर मैंने ही सारा सामान जमाना शुरू किया। पिछली 2 शादियों के मुकाबले में मैंने इस बार दिल खोल कर खर्च किया था। मन में एक ही बात थी कि अब किसके लिए जोड़ना है। संध्या के पास तो सरकार का और समाज का दिया बहुत है, जिंदगी आराम से कट जाएगी। वैसे भी उसका MA पूरा होते ना होते हम लोग उसकी शादी की सोच रहे थे। हम ही लोग कन्यादान करेंगे। भाई नहीं रहा तो क्या हुआ, सविता के लिए एक बहन तो हो जाएगी। सविता की याद आते ही मन उदास हो गया। आज मैं कृष्णा के लिए इतना कर रही हूँ, कल को सविता के बच्चों की शादी होगी तो कौन खड़ा होगा? उसकी सास की बाईपास ना हुई होती तो सविता आज यहाँ होती, तब वो भी मेरी तरह उदास हो जाती। ठीक 9 बजे नरेश गाड़ी लेकर आया। संध्या का कमरा तब भी बंद था। जब तक ये तैयार हुए, मैंने और नरेश ने मिलकर पूरा सामान गाड़ी में जमा दिया। जाने से पहले इसे जगा तो दूं, कहकर मैंने संध्या के दरवाजे पर दस्तक दी। 2-4 आवाजें भी दी, पर कोई जवाब नहीं आया। क्या बात है,
इतनी देर तक तो कभी सोती नहीं है। पहली बार मुझे थोड़ी चिंता हुई। नरेश कल रात वहीं से लौटकर कमरे में जो गई है तो बाहर ही नहीं निकली, कहीं तबीयत तो खराब नहीं है। नरेश का चेहरा फक पड़ गया। आज जी में स्वर में बोला, मामी जी कुछ ऐसी वैसी बात हो गई हो तो प्लीज़ हमारा नाम मत दीजिएगा। मम्मी बता रही थी कि कल कुछ लफड़ा हो गया था। आप तो जानती हैं शादी ब्याह में ये सब चलता ही रहता है। वो बोलता जा रहा था और मेरा दिमाग ऐसी वैसी बातों पर ही अटका हुआ था। ऐसी वैसी बात का मतलब? पर उसके कुछ कहने से पहले ही मतलब मेरे मन मस्तिष्क में कौंध गया। आशंका से मैं कांप उठी। नरेश किसी तरह दरवाज़ा खुलवाओ। वो कैसे खुलवाता? उसने कंधों से धक्का दिया, घुटनों से जोर लगाया, पर दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। फिर उसने कहा, स्क्रू ड्राइवर हो तो दीजिए, मैं बोल्ट खोलने की कोशिश करता हूँ। तुम दरवाज़ा तोड़ दो। मेरा धैर्य अब टूट चुका था। अनिष्ट की आशंका से मैं सहम गई थी, पर दरवाज़ा तोड़ने क्या इतना आसान था? मैं, नरेश, मेहरी सब जोर आजमा रहे थे। मोकरी, हथौड़ी सबका उपयोग हो रहा था। शोर सुनकर पड़ोस के शुक्ला जी भी आ गए। उनकी भी मदद ली गई। देर बाद थोड़ी सी फांक मिली तो धड़कते दिल से मैंने सबसे पहले पंखे का मुआयना किया। वो बंद था, फिर भी मैं राहत की सांस नहीं ले सकी, क्योंकि कमरे का सन्नाटा बड़ा अशुभ लग रहा था। बड़ी देर बाद दरवाज़ा भरा कर गिरा तो हम लोग तेजी से भीतर दाखिल हुए। पलंग पर वो निस्पंद लेटी थी। कृष्णा के यहाँ से लौटकर उसने कपड़े भी नहीं बदले थे। नींद की गोलियों की शीशी सिरहाने खाली पड़ी थी। इसके बाद का घटनाक्रम एक तो स्वप्न की तरह था। हम अस्पताल दर अस्पताल भटके, पर हर जगह भर्ती करने से इनकार कर दिया गया। आखिरकार मजबूरन सरकारी अस्पताल की शरण लेनी पड़ी। फिर पुलिस आई, संध्या के पास पहरा बिठा दिया गया। सबके बयान हुए, अड़ोसी पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, उसके सहपाठियों से पूछताछ हुई। उसके भाई बहनों को फ़ोन किए गए। बेचारा नरेश इस हंगामे के बीच मामा जी की पट्टी करवा लाया था। पता चला 3 उंगलियों में हेयर लाइन फ्रैक्चर है और छोटी उंगली का एकदम कचूमर ही निकल गया है। अच्छा हुआ कि इस समय सबका ध्यान संध्या की ओर था। इनके एक्सीडेंट के बारे में किसी ने उत्सुकता नहीं दर्शाई, नहीं तो किस किस को क्या क्या कैफियत देती। नरेश के जाने के बाद एक बात याद आई। घर में जब दरवाजे के साथ जोर आजमाइश चल रही थी, ये आंखें बंद किए आराम कुर्सी में चुपचाप लेटे हुए थे। जब हम लोग संध्या को उठाकर बाहर ला रहे थे, तब भी इन्होंने सिर उठाकर या आंख खोलकर नहीं देखा। इस बात को अब 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, शायद 28 घंटे। तब से मैं अस्पताल में ही बैठी हूँ। इतनी देर तक मैं ईश्वर से लगातार संध्या के जीवन की भीख मांग रही थी, और अब जबकि वो होश में आ गई है, मैं मना रही हूँ कि वो भले ही मुझे कटघरे में खड़ा कर दे, पर सच न बोले। मुझे जेल की सलाखों के पीछे रहना मंजूर है, पर इस उम्र में मैं ये शर्म बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आंटी जी, मैं अपने विचारों में इस कदर खोई थी कि इस आवाज को पहचानने में थोड़ा समय लगा। सिर उठाकर देखा, संध्या की बहन खड़ी थी। आप यहाँ बैठी हैं और आपके लिए हमने पूरा अस्पताल छान मारा। उसका स्वर एकदम शांत था और मैंने गौर किया, चेहरा भी तनाव रहित था। फिर भी मैंने डरते डरते पूछा, संध्या कैसी है? अब खतरे से बाहर है, पर कमजोरी तो अभी रहेगी। चलिए ना, आपको बहुत याद कर रही है। मैंने उठना चाहा, पर पांव जैसे जम से गए। उसी ने सहारा देकर उठाया। चलते समय भी उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। आप लोग उस दिन किसी शादी में गए थे? चलते हुए उसने पूछा। हाँ, क्यों? मेरा गला सूखने लगा था। वो बता रही थी कि मनीष की मृत्यु के बाद पहली बार ऐसे फंक्शन में गई थी, इसलिए उस माहौल को बर्दाश्त नहीं कर सकी। संध्या ही क्यों, साल भर से हम लोग भी किसी शादी में नहीं गए, पर यह घर का मामला था, जाना पड़ा। वही तो, आप दोनों की बड़ी तारीफ कर रही थी।
कह रही थी कि आप लोगों ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो विधवा है, इसलिए वो भी इस सच को भूल सी गई थी। शादी में जब इसी सच का सामना करना पड़ा तो उसे धक्का लगा, वो सह नहीं पाई। ये तो कहिए कि समय से इलाज हो गया, वरना। ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है, मैंने दोनों हाथ जोड़कर कहा। मेरे हाथ कांप रहे थे, आवाज लरच रही थी, पैर जवाब दे रहे थे। 2 दिनों की भूख, प्यास, अनिद्रा और दुश्चिंता सब एकदम मुझ पर हावी हो गए। 2 कदम चलना भी मेरे लिए दूभर हो गया। लड़खड़ा कर मैं वहीं एक बेंच पर धम से बैठ गई। मुंह से बस इतना ही निकला, थैंक यू संध्या।